हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड जितने भी स्टूडेंट इग्नू एमए हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी का एग्ज़ाम जून 2023 को यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि इग्नू के एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं साल में 2 बार होता है, एक आपके जून में होता है और एक आपके दिसंबर में होता है। ठीक है, ये 2 मंथ आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो अभी जून में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम है। ठीक है, कोई भी ऑफ नहीं है। MHI 1 का एग्ज़ाम सबसे पहले है 5 जून को। तो MHI 1 की प्लेलिस्ट को देखकर चले जाएंगे। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप सभी का काम बन जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में आपको MHI 2 के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिसका आपका काम बन जाएगा। आज की क्लास में मैं आपको वो बताने वाली हूँ। MHI 5 जिसका एग्ज़ाम आपके 8 तारीख को है, उसका भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो सारी प्लेलिस्ट आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रही बात आपके 7 तारीख को MHI 04 का एग्ज़ाम है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वो सारा कुछ जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो MHI 1, 4, 5 ऑलरेडी डन है। कहाँ पे क्या और कितना कितना पढ़ना है, जिसने भी वो प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी जा करके चेकआउट कर लो। और जो भी चीज़ें डिटेल में कराई हुई उन सबको पढ़ के चले जाना। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना अच्छा, कम से कम आप 60 तो स्कोर कर ही पाएंगे, जो अभी तक नहीं कर पाए। बाकी जिसका बेसिक क्लियर होगा तो आप उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पर MHI 02 के लिए आ रही थी, तो आज की वीडियो जून सेशन के लिए और आपके दिसंबर में जिनका आगे एग्ज़ाम होगा उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको मेरे चैनल पे रात में 9:30 बजे हमेशा चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर कर लो। जितने भी आपके इग्नू के फ्रेंड्स हैं सबको ज्वाइन कर लो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ताकि वो इन फ्यूचर कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दे तो उनको पता रहे कि कहाँ पे कितना क्या क्या पढ़े तो सफिशिएंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, MHI 02 जो आपका सब्जेक्ट है, आपका मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आधुनिक विश्व। ठीक है, यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट के रहता है कि मैम आपने हिंदी में नहीं बताया, तो ये बाइलिंगुअल ही है। यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ, मैं बाद में हिंदी में भी क्वेश्चंस पेपर दिखा रही हूँ। बाकी आप मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनो, हिंदी में भी मैं आपको साथ ही साथ बोलती रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्लास दोनों के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं अभी आपको 1 साल पहले का ही दिखा रही हूँ उससे। लेकिन जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर को करके जाइए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि MHI 2 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक करने से आपकी काम बन जाएगा। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है भी नहीं। आपको पता है आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और आपके 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप लोगों को 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी हर वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। 20 मार्क्स के 5 पेजेस में आंसर में कंप्लीट करना और 10 मार्क्स के 3 पेजेस में। जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए मैं चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी होगी उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी मेरी बताई हुई चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो अच्छा स्कोर आएगा भी। आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ भी यहाँ बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊँ, बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो को एंड तक देखें और जो जो मैं आपको बताऊँ वो चीज़ फॉलो कर लो। अगर अभी तक आपने बुक भी नहीं खोली, कुछ नहीं पता आपको, तो जितना मैं आपसे कह रही हूँ उतना करके जाएंगे तो आप इन 2-3 दिनों में भी अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब टाइम भी नहीं है, तो हमारा मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। तो हमें सिर्फ सफिशिएंट ही पढ़ना है वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आपने MHI 2 की मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करना, 1-2 वीडियोज़ और देख लेना, आपको और हेल्प करेगी। मैंने उन सभी वीडियोज़ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपके बुक में जो फर्स्ट ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर आपका यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 यूनिट आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको करके जाएंगे तो आपके बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपने ये 4 यूनिट अच्छे से कर लिया तो 50 मार्क्स इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो रेनेसांस यानी पुनर्जागरण के ऊपर है। ठीक है, हिंदी में भी बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। रेनेसांस से क्वेश्चन या तो आपके पास 20 मार्क्स का पूछेगा या 10 का। ठीक है, रेनेसांस 10 या 20 में आएगा। इसी के अंदर आपका एक सब टॉपिक है
ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवतावाद। मानवतावाद जब भी आएगा वो 10 मार्क्स से ऊपर आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर हो गया? तो इस बार क्या चांसेस है कि ये फर्स्ट चैप्टर आपके 10 मार्क्स के बेस पर ही पूछने वाला है। तो आप 10 मार्क्स, मैंने आपको बताया कि 3 पेजेस के अंदर आपको अपना आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड और थर्ड जो चैप्टर है ना आपका, इनमें से कोई एक ही आएगा, ठीक है। ये आपका है इनलाइटनमेंट के ऊपर, प्रबोधन आपका ये चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड वाले में इसकी आलोचना है, यानी क्रिटिसाइज किया गया उसके बारे में। आपको हमेशा जो पहला क्वेश्चन देख रहे हो ना, वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट से ही मिलेगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, एनालाइज द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ द रोमांटिक्स चैलेंजिंग द आइडियाज ऑफ द इनलाइटनमेंट थिंकर। तो इनलाइटनमेंट थिंकर ये आपको क्रिटिसाइज की बात बता रही है, आर्ग्यूमेंट किया है। तो ये थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन है। तो ये पहले ही आपके 20 मार्क्स में है, तो इस बार भी ये इनलाइटनमेंट का 20 मार्क्स में ही आएगा। तो वो उनके ऊपर है कि वो सेकंड चैप्टर से देंगे या थर्ड, इसकी कंफर्मेशन तो मैं भी नहीं दे सकती। बट हाँ ये है कि पहला क्वेश्चन इनलाइटनमेंट प्रबोधन पर ही आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछने वाला है। तो जब आपको ये चीज़ पता है तो आपको इसको करके ही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि इनलाइटनमेंट चीज़ क्या है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। बाकी जितने भी डिटेल में मैंने ऑलरेडी, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे पेड क्लासेस वाले मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, वहाँ पे मैंने इसको कराया हुआ है। कोई भी वहाँ पे डिटेल में हमने करा और वहाँ पे नोट्स भी है। बट अभी आपके पास टाइम कम है, लेकिन यूट्यूब पे जितने यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी हेल्प के लिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले यूनिट 4 की भी बात कर लेते हैं। देखो यूनिट 4 जो है ना आपका, यूनिट 4 जो है वो आपका स्टेट यानी राज्य से है। राज्य से वो आपसे ज़रूर क्वेश्चन करते हैं, और इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। या तो वो मार्क्सिस्ट के क्या विचार थे आपके राज्य को लेकर के, और दूसरा आपके लिबरल यानी उदारवादियों का क्या है, स्टेट को, राज्य के बारे में सोचते क्या है, क्या उनका कहना है, ये आपसे पूछा जाता है। इन दोनों में से कोई भी एक ही वो आपसे यहाँ पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसी में आपका एक टॉपिक है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य 10 मार्क्स में ज़्यादातर ये लोग पूछते हैं। तो ये लोग क्या है कि कभी बाय चांस, वैसे तो ये राज्य का आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, बट कभी इन्होंने स्टेट का नहीं पूछा तो वो वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इसकी जगह ये लोग पूछ लेते हैं। तो यूनिट 4 में इतना करना है। तो अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते कि मैम बस हमें पासिंग मार्क्स लाने से पास होना है कि हाँ निकल जाए, तो आप लोग ये 4 यूनिट करके भी जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। इतना अच्छा स्कोर यहाँ से आप कर लेंगे। बट बात आती है कि सिर्फ पास ही नहीं होना ना, कि लाइक सिर्फ अगर आप 38 वाले पास है तो हम सिर्फ 38 से 40 मार्क्स लेकर आए, तो ये तो कोई बात बनती नहीं। कम से कम 50 प्लस तो सबके आने ही चाहिए, जो पासिंग मार्क्स भी चाहते हैं वो। उसके लिए आगे कौन से टॉपिक्स करने हैं वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि देखो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, लिबरल कॉन्सेप्शन ऑफ द स्टेट, ये तो ये कभी लिबरल दे देगा तो कभी मार्क्सिस्ट दे देगा। तो इस बार अगर लिबरल है तो आप मार्क्सवादी ज़्यादा, उदार मार्क्सवादी की क्या विचारधारा है इस पर ज़्यादातर पढ़ के जाना। राज्य का ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो स्टार्टिंग के ये दो क्वेश्चन दिखा दिए, देखो 40 मार्क्स यहीं से हो गए। अभी 10 मार्क्स शॉर्ट नोट में भी दिखाऊंगी। तो ये 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से करके गए, 50 मार्क्स यानी आधे से ज़्यादा एग्जाम आपके इन्हीं 4 यूनिट से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब सबके बारे में यहीं से थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि 50 मार्क्स में क्या लिखना है या क्या हो सकता है। पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके रेनेसांस, जो आपका पहला यूनिट है पुनर्जागरण के ऊपर, सबको ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि वो सबने कम पढ़ा होता है, ठीक है। तो रेनेसांस का मतलब भी आपको पता है, पुनर्जागरण का मतलब ही क्या होता है, आपका रीबर्थ, इसको पुनर्जागरण ही कहते हैं ना, पुनर्जन्म। इसका मतलब यही होता है, इससे ये बना है। सबसे पहले ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इटली में, ठीक है। इटली का एक शहर है आपका फ्लोरेंस। अब ये हिंदी में ये भी नेम तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रीबर्थ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, आपका एक नया जन्म यानी कि एक नई शुरुआत, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें रेनेसांस कहाँ पर देखने को मिलता है, आपके इटली के एक छोटे से शहर में, ठीक है। आपके यूरोप के जो लोग हैं, इन लोगों ने इस समय पर आपका इंटरेस्ट, नया नया इंटरेस्ट दिखाया, किस में, आपके लिटरेचर यानी आपके साहित्य में, आपके आर्ट यानी कि आपके कला में, आपके आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, इन सभी में आप देखोगे
देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके पुनर्जागरण की, चाहे आपकी संस्कृति हो ग्रीस और रोमन की, तो देखो यहाँ पर मेन क्या बात है कि आपने कोई भी नई शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं पुनर्जन्म। पीछे जो था वो चला गया जब समझ नहीं थी, अब जो नया आया है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारा विकास हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, जब लोगों का इंटरेस्ट इन सबों की तरफ बढ़ रहा है। ये सारा कुछ आप इस रेनेसांस के अंदर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब धीरे धीरे आपके कोई भी पुनर्जागरण के काम आप देखोगे, बहुत सारे कारण भी यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है। आपने देखा जब आपके रेनेसांस आए तो यहाँ पे आपका प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ है, सभी जानते हो कब हुआ था, 145 ईसा पूर्व में हुआ था, सॉरी ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, आपके जर्मनी के जॉन गुटनबर्ग ने किया था, ठीक है। आपकी प्रिंटिंग मशीन उन्होंने की थी। इससे अब क्या हुआ, अब जो चीज़ें हाथों से हो रही थी अब वो प्रिंटेड मशीन्स के थ्रू हो रही हैं। अब बुक जो छप रही हैं प्रिंट की तरह छप रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके इंग्लैंड ने 1477 ईस्वी के अंदर ये बुक जो है, ये जो मशीन जो है ये खरीदी थी, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर मैं प्रिंटिंग मशीन की बात करूं, इटली में भी इस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपके फ्रांस में, बेल्जियम में, आपके जितने भी अदर्स यूरोपियन कंट्रीज़ है, यहाँ हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रिंटिंग प्रेस जो है आपका इन्वेंशन हो चुका है। अब दिक्कत कहाँ है, पहले क्या था, जो किताबें जो हैं या इसमें जो लैंग्वेज थी, वो जो आपके आम आदमी है, कॉमन पीपल है, वो उसको पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता, आपको पहले भी पता कि कॉमन पीपल पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो क्या सही है क्या गलत उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें कभी कोई लेटर भी पढ़वाने जाना होता है तो वो जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो पढ़ना जानते थे, लाइक आपके प्रिस्ट हुए, पोप हुए, कोई स्कॉलर हुआ, उनसे पढ़वाते थे। अब उस लेटर में क्या लिखा है, वो सही बता रहे गलत बता रहे, तो वो कोई मैटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो भी आप पढ़ के दोगे सामने वाले को तो लगेगा ना लेटर में वही लिखा, तभी वो पढ़ के बता रहे हैं। तो बहुत सारे नुकसान भी हुए, बट और उस समय जो आप किताबें देखेंगे वो उस लैंग्वेज में लिखी होती थी, उन भाषाओं में लिखी होती थी जो आपके आम आदमी समझ नहीं पाते थे। फिर जब आपके रेनेसांस पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, कब, आपकी 14वीं शताब्दी में, 14 to 17 सेंचुरी में देखोगे, जब इसका टाइम पीरियड आता है, जब आपकी प्रिंटिंग मशीन आई, जब आपकी बुक छपी और बुक में कॉमन सी लैंग्वेज को लिखा गया जो कि आपके आम आदमी भी इसको समझ सके, तब धीरे धीरे यहाँ पर इन लोगों को समझ में आने लगा कि क्या इनके साथ गलत हो रहा है, क्या इनके साथ सही हो रहा है, और अभी तक कितना लोगों को यहाँ पर अंधकार सुपरस्टिशियस रखा गया था। ये सब कुछ आप रेनेसांस के अंदर देखते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी नॉवेल्स हुए, आपके व्यापारी हुए, राजा हुए, इन सभी ने नए नए लिटरेचर, नए नए साहित्य लिखा, नई नई कला आपको देखने को मिलेगी। ये सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है, यही चीज़ आपको बतानी है। यही इसी का मतलब होता है रेनेसांस, जब लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोग पहले टोटली आपके धर्म यानी कि रिलीजन में ही बिलीव करते थे, ठीक है। यानी कुछ भी हो रहा है, किसी भी कारण की वजह से हो रहा है, भगवान की वजह से हो रहा है, वो चाहते हैं तो हो रहा है। पृष्ठ पोप ने बोला कि ये इसी वजह से होता है, आप मुझे खुश रखेंगे तो आप भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो ये सब सुपरस्टिशियस था, लेकिन रेनेसांस आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ आगे समझ यहाँ पर आएगा। और जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो लोगों ने अब इसकी तरफ आगे बढ़े, आपके नए नए साहित्य, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो रेनेसांस के आने की वजह से मैंने आपको क्या बताया, आपके साहित्य लिटरेचर आए, ठीक है। लिटरेचर की शुरुआत आपकी इटली में मानी जाती है सबसे पहले। आपको भी पता है किसने सबसे पहले लिखा, आपके दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, सबने पढ़ा होगा। मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दे रही हूँ कि रेनेसांस आया तो आप क्या कर सकते हो। ये बुक इन्होंने, मैंने अभी आपको बताया ना, ये बुक इन्होंने इटालियन भाषा में लिखी थी ताकि कॉमन पीपल इसको आराम से समझ सके, क्योंकि पहले जो किताबें छपती थी वो लैटिन लैंग्वेज में, थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में प्रिंट होती थी, ताकि कॉमन पीपल को भी समझ में ना आए कि वो क्या लिखा है। आज हम इंडियंस को बोल दे कि चाइनीज़ लैंग्वेज कोई बुक हमें पकड़ा दे या वर्ड कह दे तो हमें समझ में नहीं आता कि इन्होंने क्या लिखा है या क्या, वो हमारे लिए एक वैसे ही है डिज़ाइन टाइप ना। तो जस्ट पहले भी उस समय पर लोगों को ऐसे ही लगता था।
तो ऐसे ही होता था कि कभी किसी को हमें कुछ ना समझ आए तो हम कोड वर्ड यूज़ करते हैं या दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है क्या बोले या क्या लिखा है पता नहीं। चलो आज तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है सब कुछ, बट उस समय पर क्या हुआ, फिर आपकी इटालियन लैंग्वेज लिखी गई, सब कुछ उसी के अंदर, ताकि ईजिली से कॉमन पीपल भी उसको समझ सके। पहला तो आपका क्या है, आपको याद रखना है, आपका लिटरेचर, ठीक है, पुनर्जागरण आया तो आपका साहित्य है। दूसरी चीज़ आई आपकी कला, आर्ट आया। रेनेसांस के आने के वजह से क्या आपका रिजल्ट निकला, आपके आर्ट आया। यहाँ पर अभी तक जितने भी पृष्ठ थे, आपके पुजारी थे, मॉन्क्स थे, जितने भी भिक्षु थे, जो आपके चर्च के लोग थे, जितने भी इन लोगों ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियाँ लगाई हुई थी सबकी सोचों पर, उन सब से यहाँ पे आज़ादी मिली इस रेनेसांस के बाद। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पृष्ठ पोप हुए, ये सारे के सारे क्या कहते हैं कि आप अगर मुझे खुश रखोगे तो ही आप भगवान तक पहुंच पाओगे। तो आप, हम जो आपको कह रहे हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करो और हमें खुश रखो, तो उससे आप भगवान भी खुश होंगे और आप वहाँ तक पहुँच सकोगे। बट रेनेसांस आने के बाद लोगों को समझ में आ गया कि ये सिर्फ इन्हें बेवकूफ़ बना रहे, अभी तक इन लोगों ने अंधकार में रखा है, अब ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। तीसरा, आपके रेनेसांस के आने की वजह से आर्किटेक्चर, यानी कि आपको वास्तुकला देखने को मिलती है। आर्किटेक्चर भी आपको इटली में देखने को मिलेगा, इसकी शुरुआत भी यहीं हुई थी। बहुत सारे चर्चेस बनाए गए, महल देखने को मिलेंगे उस समय पर, मैसिव बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराई गई, ये सारा कुछ आप देखोगे। जो कोई भी बिल्डिंग में तो उसमें डोम बना हुआ था, आपके आर्चेस बने हुए होते थे, इस तरीके की शुरुआत आप देखोगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा पेंटिंग्स, इटली में पेंटिंग की शुरुआत हुई, ठीक है। इसमें एक नाम भी आप लोग जानते होंगे जिनका नाम था लियोनार्डो दी विंची। इनका नाम तो सभी जानते हैं, नो डाउट, है ना। इनकी फेमस पेंटिंग है, सबने नाम भी पता होगा, मोनालिसा। तो ये सब आप कब हुआ, आपके रेनेसांस का टाइम पीरियड आया तब। नेक्स्ट है आपका साइंस, यानी कि विज्ञान। जब साइंस आया, साइंस डेवलप हुआ, तो यहाँ पर आपकी और किस किस का विकास हुआ, आपकी मेडिसिन का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, एस्ट्रोलॉजी का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से लोगों को अब समझ आया। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आई आपकी साइंस। आज अगर कोई भी चीज़ होती है तो हम सब साइंस में बिलीव करते हैं, ठीक है, बट जब तक साइंस नहीं थी तो लोग टोटली रिलीजन, धर्म पे बिलीव करते थे कि कुछ भी हो रहा है तो उसका कारण क्या है, भगवान है, गॉड ऐसा कर रहे हैं, उनकी मर्जी है इसीलिए हुआ। आज अगर हम बोलेंगे ऊपर से पेड़ से एप्पल गिरा या कोई ऊपर से एक पत्थर गिरा, तो हम कहेंगे आज की वो साइंस के बेस पे देखेंगे तो हमारी अलग सोच होगी, और पुराने समय पर जब हम रिलीजन में बिलीव करते थे तो एक अलग सोच होती है। तो ये सारी डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको रेनेसांस के समय पर देखने को मिलता है। यानी कि अब मेन रेनेसांस पुनर्जागरण का आने का क्या हुआ, क्या क्रिएट हुआ, आपका मानवतावाद, यानी कि ह्यूमैनिज्म। लोगों के बीच में ह्यूमैनिज्म क्रिएट हुई, लोगों की क्या डिज़ायर है, क्या इच्छा है, उसको जाना गया। पहले किसी को कोई मतलब नहीं था कि किसको क्या ज़रूरत है, किसकी क्या डिज़ायर है, कोई मतलब नहीं होता था। प्रिस्ट, पोप, चर्च के लोगों को सिर्फ अपने से ही मतलब होता था, किसी से कुछ नहीं। तो अब क्या है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों का डेवलप हुआ। तो अगर आपके एग्ज़ाम में रेनेसांस का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी कोशिश करनी है सारी हेडिंग्स आप उसके अंदर लिख कर आएँ और इसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। आशा करती हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाई, लेकिन जब आगे जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप सभी पेड क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। उस बैच में जुलाई से नया बैच स्टार्ट होगा, तो आप 88819698 इस नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप के थ्रू पेड क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड होता है इस कोर्स के अंदर। और जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से जूम ऐप पर हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं, तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश में, और जो भी मीडियम होगा उसमें पीडीएफ प्रोवाइड होगी। और जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से हम वहाँ पर भी पढ़ते हैं। कह सकते हो ये एक डेमो है, जैसे कि बहुत स्टूडेंट को लगता है वहाँ पे क्या है, कुछ अलग ही नहीं, पढ़ाने का तरीका तो वही रहेगा ना जो यहाँ पे सभी इक्वल है। तो ये था आपका रेनेसांस। तो ये 20 में आएगा चाहे 10 में आएगा, जितनी हेडिंग्स मैंने यहाँ लिखी सब लिख कर आना है। क्लियर हो गया। 10 मार्क्स का आएगा तो कम एक्सप्लेन करना, और 20 का आएगा तो ज़्यादा एक्सप्लेन करना। लेकिन
कोशिश करना कि सारे हेडिंग्स आप अपने रेनेसांस के आंसर में दिखा सको। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए, फर्स्ट यूनिट तो डन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट इनलाइटनमेंट के ऊपर। इनलाइटनमेंट, इसकी शुरुआत होती है आपकी 17 शताब्दी से, ठीक है, और अच्छे खासे ये पीक पर पहुंचता है कब? 18वीं शताब्दी तक। शुरुआत होना, एक ऊपर तक पहुंचना अच्छे खासे से, दोनों में फ़र्क होता है। इनलाइटनमेंट तो सबको पता होगा, बौद्ध धर्म सबने पढ़ा है, जैन धर्म पढ़ा है। इनलाइटनमेंट क्या होता है? जब हम लोगों को क्या हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब आपके माइंड में होगा यहाँ पे क्या, किसको कौन सी ज्ञान की प्राप्ति हो गई? देखो, इनलाइटनमेंट का मतलब है, अभी रेनेसांस में आपको पता है लोगों को समझ आ गया कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। अब उनकी आंखें खुल गई कि उन लोगों को समझ आ गया। अब इनलाइटनमेंट अगर आप देखोगे, इसको आप एक साइंटिफिक मेथड की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनलाइटनमेंट में लोगों ने कुछ भी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं तो वो साइंस पे, रिलीजन पे नहीं। इन लोगों को समझ आ गया कि इतने समय तक लोगों ने, ये जितने भी रूलिंग क्लास के थे, रिच क्लास के थे, प्रिस्ट पोप, इन सभी ने हमारा क्या किया? शोषण किया है, ठीक है। इन लोगों ने हमें अंधकार में रखा है, अंधविश्वास में रखा है, जो कि अब हमें पता चल गया है, तो अब हम इन सबको बाहर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इनलाइटनमेंट का पर्पस क्या है? अब एक नया संसार बनाना है, एक नई चीज़ बनानी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला इनलाइटनमेंट, क्योंकि अब हमें पता है, अब वो टाइम है जब आपका विज्ञान आया, आपका साइंस आ गया। तो अब कोई भी चीज़ आएगी, अब आपकी चाहे साइंटिस्ट हो, तो अगर आप कोई भी उन्हें कुछ कहेगा या आज हमें कोई बोलेगा तो हम विश्वास नहीं करते, अगर हम करेंगे तो हम साइंस पे बिलीव करते हैं, उसको उस नज़र से देखते हैं, है ना। तो अब आप एक चीज़ देखो कि साइंस है तो बिना कुछ करे तो होगा नहीं। अब यहाँ पर आपके जितने भी चर्चेज़ के लोग थे, पोप के लोग थे, ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सभी जानते हो, आपके मेडिएवल मध्यकालीन के समय पर क्या हुआ, आपके पोप और प्रिस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वही लोग रूल करते थे, जो जो वो लोग करते थे सबको वही फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब एनलाइटनमेंट का टाइम आया है, रेनेसांस का टाइम आया है, आपके पुनर्जागरण का। यहाँ पर आपके कुछ लोग आते हैं, ठीक है, जैसे कि हुए आपके मार्टिन लूथर और आपके जॉन कैल्विन, ठीक है। ये दोनों आते हैं 1618 के टाइम पर और 1648, ठीक है। ये 30 साल आपको दिख रहे हैं। इन दोनों ने, अब अगर मैंने आपको बोला, अगर आपको अब कोई, पहले क्या था, प्रिस्ट पोप ने जो बोल दिया वो लोगों को मानना पड़ता था, लेकिन अब अगर कुछ बोलेंगे तो आप उसको प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करो, ठीक है। मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, इन दोनों ने अच्छे खासे पूरे 30 साल, जिसको आप वर्ल्ड हिस्ट्री में 30 ईयर वॉर्स के नाम से भी जानते हो, ठीक है। जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी उनको पता होगा कि ये वॉर यही था वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्टिन लूथर हैं, इनको बोला गया था रिफॉर्मिस्ट, यानी सुधारक, और जो ये आपके चर्च के लोग थे, प्रिस्ट थे, वो थे आपके नॉन रिफॉर्मिस्ट, यानी गैर सुधारक, ठीक है। ये दो तरीके के लोग थे। अब इन्होंने बोला कि अगर आप प्रिस्ट या पोप, अगर आप कोई भी बात कह रहे हो तो आप इसको एक्सप्लेन करो। तो ये आपके जो फिलोसोफर्स हैं, ये अच्छे खासे क्वेश्चंस करते थे, और अगर सामने वाला उसका जवाब सही नहीं दे पाया तो वो गलत है। प्रिस्ट पोप ने बोला हम जो कहते हैं वो हमेशा सही होता है, वो गलत नहीं होता है। बट मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन का क्या, आप लोगों को अंधविश्वास में रखते, क्योंकि आप इसको प्रूफ ही नहीं कर पा रहे। अगर भगवान है तो दिखाओ, अगर ये चीज़ अगर उनके थ्रू हो रही तो दिखाओ, ठीक है। आपने सबको कह तो दिया। तो यहाँ पर क्या है, आपका एक नई थॉट, नई सोच, नई विचार, नए आइडियाज़ लाए गए, उसी को इनलाइटनमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, जब लोगों को समझ में आ गया तो लोगों ने चर्च पे, पोप, प्रिस्ट, इन सब पे विश्वास करना कम कर दिया, और सबने अब खुद, यानी कि अब हमें इनलाइटनमेंट लाना है, यानी अब हमें प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। यानी कि कोई भी बात अगर हो रही है तो हमें उसमें लॉजिक देखना है, सोचना है, विचार करना है, सच को खोजना है, तब उस बात को मानना है, डायरेक्टली नहीं मान लेना है। अब लोगों में ये हुआ था। तो लोगों को क्या हुआ, अगर हमें समझना है क्या सही है क्या गलत, उसके लिए हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा,
पढ़ना होगा, पढ़े लिखे होंगे तभी तो कोई बात समझ पाएंगे। तो लोगों ने यहाँ पे पढ़ना लिखना शुरू किया ताकि वो सही गलत को समझ कर सके, और इनको ये डिसाइड हुआ कि हमें अब क्या करना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल, ठीक है, अपनी लॉजिक बढ़ाना है, अपना टेक्निक बढ़ाना है, सब कुछ बढ़ाना है अब हमें, ताकि सही गलत की समझ हो सके। और जितने भी लोगों ने हमारे इतने सालों तक शोषण किया, इन सबको अब बाहर निकालना है। इन सब की डिमांड रखी गई, विद्रोह हुआ था आपके इस एनलाइटनमेंट में। यानी कि अब ये लोग आज़ादी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, और पूरे के पूरे तरीके से शांति चाहते थे, पीस चाहते थे। ये सारा कुछ अब आप देखोगे इस एनलाइटनमेंट में देखने को मिलता है। एनलाइटनमेंट क्या है? ज्ञान की, यानी आपको समझ आ गया आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, जो गलत हो रहा है उसको बाहर निकालो, नई सोच लेके आओ, नई डिस्कवरी करो अच्छी लाइफ के लिए। ये सारा कुछ आप देखोगे। फिर आपकी साइंस आ गई, आपकी एक नई डिस्कवरीज आ गई, नया इन्वेंशन हुआ, आपका विज्ञान हो गया। लोग अब धीरे धीरे बढ़ते गए, लोगों ने हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, इससे उनकी नॉलेज और बढ़ी, उनका ज्ञान और बढ़ा। ये सारा कुछ धीरे धीरे, यानी रिलीजन यानी कि धर्म पे सबका लोगों का थोड़ा वो नीचे चला गया, ठीक है। जो भी अभी तक गलत हो रहा था या इसके रिलीजन के नाम से जितना भी अभी तक हो रहा था, उन सब से बाहर होकर के लोगों ने अब क्या करा, अब इनलाइटनमेंट का फेज़ यही होता है। तो ये था आपका इनलाइटनमेंट का फेज़, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके थर्ड चैप्टर आलोचना जो हुई, क्रिटिसाइज हुआ, यहाँ पर आपके जो इनलाइटनमेंट हमने अभी पढ़ा, ठीक है, आपका ये प्रबोधन वाला जो चैप्टर पढ़ा, हमने देखा कि ये साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड है, यानी विज्ञान पे बेस्ड है। जो भी होगा साइंस से वो रियलिटी इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरा एनालाइज किया जाएगा, तब हम उस बात को मानेंगे, ऐसे वैसे हम कुछ नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर हर एक की सोच आपको देखने को मिलेंगी। जैसे क्लासिकल थिंकर बोलते हैं पहले की चीज़ अच्छी थी, ठीक है, जब इनलाइटनमेंट आ गया तो यहाँ पर सब कुछ डिफ़िकल्ट हो चुका है आपके रोमन एम्पायर या ग्रीक के ट्रेडिशन को समझने के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपके इनलाइटनमेंट थिंकर थे, उनका कहना आज का समय बहुत अच्छा है, आज के समय का हमने अब साइंस को फैलाना बहुत अच्छा है, ठीक है, इससे अब आपकी प्रोग्रेस, इकोनॉमी बढ़ेगी, इंकरेजमेंट होगा। पास्ट में तो हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि लोगों को सिर्फ अंधविश्वास में रखा गया था, हमारी सोसाइटी भी स्टेबल नहीं थी, अच्छा खासा उनका विकास नहीं हो पा रहा था। क्यों? देखो, विकास डेवलपमेंट तब तक नहीं होता जब तक हम खुद नहीं करते, क्योंकि अगर आप किसी और के बेस पर चलोगे, किसी के कहने पर चलोगे, तो आपका डेवलपमेंट लाइफ में कभी नहीं होगा। अगर आप जब खुद के दिमाग से खुद के पैरों पे खड़े होते तब डेवलपमेंट होता है, जब आप खुद कुछ करते हैं। पहले के समय पर तो लोगों ने सिर्फ रूलिंग क्लासों पे ही बेस थे, आपके पृष्ठपोष पर ही बेस थे, जितना उन्होंने कहा उतना आपने करा, क्योंकि आपको लगता था इनका कनेक्शन भगवान के साथ है, गॉड के साथ है, तो जो ये लोग कह रहे हैं वो सही होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप अपने तरीके से काम करेंगे, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में लिखना है। तो एनलाइटनमेंट में क्या है, यहाँ पर आपकी संस्कृति यानी कल्चर, आपका रिलीजन में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके अधिकार, आपके जो राइट है वो मिलेंगे, जो आपको पहले नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही अपने अधिकारों से, अपने राइट से अनअवेयर थे, आपको खुद ही नहीं पता था आपको आपके क्या क्या राइट्स है जो आपको मिलने चाहिए आपकी सोसाइटी के अंदर। लेकिन सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन एक बात है कि अभी भी यहाँ पर आपके इग्नोर किया गया था, आपके वुमेन की अधिकारों का अभी भी किसी को कोई फ़र्क था नहीं, क्योंकि अभी भी मैन का तो मिल रहा है लेकिन वुमेन्स अभी भी यहाँ पर पीछे थी। इसकी भी शुरुआत आगे होगी, लेकिन हाँ, ये सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा डिटेल में। बाकी सब आप बैचेस में हम करेंगे। इन शॉर्ट में मैंने बस एक आइडिया दे दिया, बाकी आप अपने चैप्टर से कर लेना। ये सब कुछ आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मैंने आपको अच्छे खासे तरीके से करा दिया। अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 30 नंबर 30 मार्क्स यहीं से आएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके स्टेट यानी राज्य की। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी के लिए ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपकी एक हेल्प हो सके, और जितने भी स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम होती ही होती है, मैं पूरा तो नहीं बट इन शॉर्ट में आपको समराइज़ करके चीज़ें बताने की कोशिश करी। कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या क्या कितना लिख सकते हो। राज्य की बात कर सके तो ये आपका एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपके कानून
जितने भी लॉ बनाए जाते हैं ना, इसको मेंटेन करने का काम आपके राज्य का होता है, ये ऐसा बोला जाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे पूरे मानव के इतिहास के अंदर, हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर आप क्या करोगे, देखोगे इसमें 3 चरण होते हैं। देखो, स्टेट का लिबरल पूछा है, बट मैंने आपको सारी वीडियोस में पहले भी बोला है, डायरेक्ट आंसर स्टार्ट नहीं करना। पहले स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होता है, इसका इंट्रो दोगे, देन मार्क्सिस्ट पूछे चाहे लिबरल पूछे तब उसका आंसर करना है। ये बात याद रखना। तो स्टेट का काम मैंने बता दिया, इसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। इसको आप 3 हिस्सों में पढ़ते हो। प्री अगेरियन, देखो जितने पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ आप नोट्स के तौर पे पॉइंट लिख सकते हो, बाकी डिटेल में तो आप खुद भी कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका अगेरियन और तीसरा पॉइंट होता है आपका इंडस्ट्री। ये 3 चरण होते हैं आपकी सोसाइटी में, ये आपको लिखना है। तो प्री अगेरियन में अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप सभी को पता है ये वो फेज़ है जब आपकी खेती की शुरुआत नहीं हुई थी। प्री अगेरियन में पैलियोथिक, आपका स्टोन एज, पाषाण काल आता है, हंटिंग गैदरिंग आता है। आपको पता है उस समय पर सब पूरी आज़ादी थी, तो हमें वहाँ राज्य की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेरियन आपका पाषाण काल, जब पाषाण काल का नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक फेज, जब आपकी खेती की शुरुआत हुई, सोसाइटी बनी। इसमें तो आप आज़ाद थे, आपकी कोई सोसाइटी बनी नहीं थी, आपका कोई समाज था ही नहीं, आप एक खाना बदोशी लोग थे। लेकिन यहाँ सोसाइटी अब आपकी बन चुकी है, आपका एक गांव तैयार हो चुका है, हमने अच्छे खासे तरीके से पहले कई वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो जब सोसाइटी बन गई तो राज्य की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या था कि अब लड़ाइयाँ भी होंगी कि इसने मेरी ज़मीन का इतना हिस्सा ले लिया, या किसी और चीज़ पे डिस्प्यूट, कोई भी। अब राज्य का काम क्या है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा उसको सॉल्व कराने का काम इनका होता था, टैक्स लेने का काम राज्य का होता था, ये आपको लिखना है। देन आता है आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी आपको क्या होता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें राज्य ही देखेगा, जो राज्य बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली सारे काम होंगे, ये आपको इसमें लिखना है। फिर उदारवादी के लिए, उदारवादियों के सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ, जैसे कि इसमें सबसे पहला नाम आपके आता है हॉब्स, ठीक है। हॉब्स याद रखने, सारे नेम आपको याद होना चाहिए। दूसरा नाम याद होना चाहिए आपके लॉके। तीसरा नाम आपको इसके अंदर याद होना चाहिए बेंथेहम और जेम्स मिल, ठीक है। इन सभी ने आपके स्टेट से रिगार्डिंग हर एक चीज़ बोली, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आएगा आपका जेएस मिल, और लास्ट आपको याद रखना है रूस। इन सभी ने आपके राज्य से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें बोली, ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। ये था आपका स्टेट यानी राज्य से क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने 50 मार्क्स का बता दिया, ठीक है। अब और कुछ दिखा देती हूँ। देखो, कंटेम्प्रेरी चैलेंज टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। ये हर बार नहीं आता है, कभी कभी आता है, चाहो तो इसको पढ़ के जा सकते हो। ऊपर की 4 चीज़ें आधे एग्जाम मैंने उस टॉपिक से करा दिया है। देखो, ये सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका कैपिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे अलग है, हाँ ये करके जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका और हो जाता है, ठीक है। इसको करके चले जाना। ये आपका रियलाइजेशन, ये यूनिट 1 से है, ये वैसे आता नहीं है लेकिन इस बार इन्होंने पूछ लिया है, तो एक बार आप इसको रीड करके जा सकते हैं, वरना इसकी जगह हमेशा ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद ही पूछा जाता है। देखो 50 मार्क्स हो गए ना, मैंने आपको दिखा दिया है प्रूफ के साथ। आपके कैपिटलिज्म में मार्क्सवादी की क्या सोच है, क्या कहना है, वो आपको बताना है। ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़कर जाना। ये नहीं भी करेंगे तो स्किप कर दो, ब्यूरोक्रेसी पढ़कर जा सकते हैं। हर बार नहीं आता है लेकिन हाँ आ भी सकता है और नहीं भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका कोलोनिज्म और इसके डिफरेंट अप्रोचेज, ये करके जाओ, ये आपके एग्जाम में आता है। न्यूक्लियर आर्म रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आपके प्योरिफिकेशन को एफर्ट्स को कंट्रोल करता है, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद 40 मार्क्स तो मैंने ऊपर कवर कर दिए। फिर मैंने आपको बताया था सारे वॉर करके जाओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपका रशियन रेवोल्यूशन और आपका कोल्ड वॉर, ठीक है। देन आपका न्यूक्लियर आर्म रेस, अभी मैंने नीचे बताया, ठीक है। कभी कभी ये तीनों ही बैटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, ठीक है। 40 मार्क्स तो 50 ऊपर बताया, और ये इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ये 20 मार्क्स से नीचे नहीं आते। तो यानी देखो, अगर आपने ऊपर के 50 मार्क्स यहाँ कर लिए, 40 ईयर उसके आगे इतना भी करके जाएंगे सफिशेंट होगा। बट इसमें से कोई टॉपिक टफ लग रहा होगा तो अलग बात है, बट ये टॉपिक्स आपको करके जाने,
ठीक है। और क्वेश्चन दिखाती हूँ, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमेशा क्वेश्चन ये लीगेसी पर ही पूछते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सजेस्ट करूँगी। दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में इन्होंने रशियन पूछा है आपसे इस बार, ठीक है। तो फ्रेंच और रशियन अच्छे तरीके से, कोल्ड वॉर आने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो जाता है। डेमोग्राफिक की थ्योरीज पे इसके अलग अलग सिद्धांत है, ये आपको बताना है, ये करके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है, ये रिपीट भी हो जाते हैं बट मैक्सिमम नहीं होते, उनकी चॉइस है। बाकी आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांजिशन फ्रॉम, ये भी मैनी टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है, फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। आपके सामंतवाद से आप कैसे पूंजीवाद पर आए उसका बताना है आपको, ठीक है। तो आपको पहले भी पता है कि हम जो आपके सामंतवाद है, जहाँ पे पहले फ्यूडल लॉर्ड होते थे, आपके ज़मींदार होते थे, जहाँ आपके आपके सामंत होते थे। कैपिटलिज्म मतलब आपकी मशीनें आ गई, अब ब्रिटिशर्स का समय, तो उससे आपके क्या बदलाव आया, ये आपको लिखना है। इस वाले टॉपिक के अंदर आप देखोगे इसमें दो आपकी डिबेट हुई है, ठीक है। पहला डिबेट आपके द्वाब स्वीजी के ऊपर कंट्रोवर्सी है, वो आप अपने बुक से देख सकते हैं। ये मैं उनको बता रही जो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको ये टफ लगे, समझ नहीं आए, तो स्किप कर सकते हैं। ऊपर जितने पॉइंट्स टॉपिक्स मैंने आपको बताए उतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, वरना तो बात बनेगी नहीं आपकी। तो ऊपर जितना मैंने आपको बताया है लिख के कि 50 मार्क्स के लिए स्टार्टिंग के 4 यूनिट कर लो, बैटल्स अच्छे से करके जाओ, न्यूक्लियर आर्म रेस करके जाओ, इंटर कैवलरी वाला जो टॉपिक है जहाँ पे इन्होंने कौन कौन से हथियार का यूज़ किया था उतना भी करके जाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करके जाना है, इनकी कंट्रोवर्सी रही है। और दूसरा है आपका ली रॉय के ऊपर, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अंदर इन सभी ने अपने से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर बताया हुआ है कि आपके में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, और पूरा स्ट्रक्चर भी बताया है। ब्रेनर ने इसके अंदर देखोगे 3 लेयर के अंदर बताया है कि आपका जो राज्य स्टेट है, सबसे ऊपर होता है आपका राजतंत्र मोनार्की, सबको पता है, स्टेट को चलाने वाला ही मोनार्की यानी राज्य होता है। उसके नीचे आपका फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, सामंत होते हैं आपके, जो हमने फ्यूडलिज्म वाले चैप्टर में करा है। देन होते हैं आपके किसान पीजेंट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे खासे तरीके से, बस वही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, उनकी क्या थॉट है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है आपके कमर्शियल कैपिटलिज्म, इसमें नहीं दिख रहा लेकिन आगे आपको ज़रूर मिल जाएगा, ये भी बहुत बार आता है, कई बार आ चुका है। पहले चलो मैं ना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ, अच्छे खासे तरीके से देख लो, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। और एक और क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ जिससे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर वाले से ही देख लेते हैं, जून 2022 का ही है। बाकी दिसंबर 2022 का मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा चुकी हूँ, जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलो दिसंबर 2021 का पेपर देख लेते हैं। ये देखो आपका पहला क्वेश्चन देखो साइंस पे ही आया है, नॉलेज, ये यूनिट सेकंड है, इनलाइटनमेंट। पहला क्वेश्चन इनलाइटनमेंट पर ही होता है, ठीक है, या रेनेसांस पे। कैपिटलिज्म और सोशल पैटर्न देखो मैंने अभी आपको नीचे भी दिखाया था, ये लोग पूछ लेते तो पढ़ के चले जाना, पूंजीवाद में और आपके समाज में बाद में क्या पैटर्न है आपके इंडस्ट्री में, ये आपको करना है, ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। ये देखो एक बार जब स्टेट का लिबरल पूछा है तो यहाँ मार्क्सवादी का पूछा है, बाकी स्टेट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया ही, वो आपको बताना ही बताना है। ये देखो आया ना कमर्शियल कैपिटलिज्म, ये भी आ जाता है, ये भी ये लोग आपसे कई बार पूछ लेते हैं तो इसको पढ़ कर जा सकते हैं। कोलोनियलिज्म पढ़ के ज़रूर जाना, कोलोनियलिज्म ये लोग आजकल ज़्यादातर पूछते हैं, ये मैक्सिमम आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी ईजी लगे तो आप इसको औपनिवेशवाद जिसे हिंदी में कहते हैं, तो इसको करके जा सकते हो। इसके स्टेजेस भी हैं, 3 स्टेजेस हैं जो आपको इसमें एक्सप्लेन करना होता है। ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो कई बार रिपीट होता ही होता है, तो बेटर है आप लोग इसको पढ़ के जाइए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ऊपर के कोई टॉपिक अच्छे नहीं लग रहे तो आप ये पढ़ के जा सकते हैं। लेकिन हाँ देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैंने पहले ही बोला, ये लीगेसी आपसे पूछते ही पूछते हैं। ये रहा इंटरनेशनल राइवलरीज कोल्ड वॉर के दौरान, ये भी पढ़ के जाओ, ज़्यादातर ये आता ही आता है। तो ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो, डेमोग्राफिक चेंज कैसे हुआ, और ये हिंदी मीडियम में है। उसके बाद देखो रेनेसांस और उसकी पेंटिंग्स, वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य,
करके जाना, 10 मार्क्स में मिल जाएगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यहाँ देखो यहाँ 10 में पूछा है और अभी नीचे जो क्वेश्चन पेपर दिखा है जून 2022 में 20 का, तो ये लोग क्या करता है 10 वाला 20 में डाल देंगे, 20 वाला 10 में। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। चलो अब एक बार इन शॉर्ट में सारा कुछ मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, कहीं कुछ लोग कन्फ्यूज़ होंगे। उससे पहले टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों को जाकर ज्वाइन कर लो ताकि जब भी कोई भी आगे वीडियो जाए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के लिए भी आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जितनी वीडियो में आज चीज़ें बताई हैं मैं यही सजेस्ट करूँगी। और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम और किस तरीके से मेरी चीज़ें बताई हुई कितनी आई थी या कितनी नहीं। और आप लोग जिनका एग्ज़ाम जून 2023 को है, एग्ज़ाम देने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आके अपने व्यूज़ जो भी आपके थॉट है वो सब कुछ आके बताना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ताकि ये रहे कि हाँ मेरी बताई हुई चीज़ आपके एग्ज़ाम में आई थी या नहीं। ये सारा कुछ आपको बताना ताकि फ्यूचर में जितने भी हमारे चैनल पे आए उनको ये हेल्प रहे। ठीक है, तो बात दोबारा से कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर रेनेसांस, पुनर्जागरण, इसी में है ह्यूमैनिज्म। ठीक है, ये चैप्टर करके जाना, 20 या 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इस बार 10 में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका जो आपको पढ़ के जाना है इनलाइटनमेंट, प्रबोधन है। ठीक है, और इसी का क्रिटिसाइज जो आपका पूरा सेकंड और थर्ड है, ये भी 20 या 10 में। इसको तो 20 के बेस पर ही तैयार करके जाइएगा अगर आप करके जाएंगे। देन अगर हम बात करें आपका स्टेट आएगा, या तो लिबरल उदारवादी पूछेगा या तो मार्क्सवादी। ठीक है, और वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य भी पूछ लेते हैं। तो ये आपने करा तो 20 मार्क्स, और वेलफेयर स्टेट भी आ जाता है तो 10 भी हो सकता है। तो अगर आप ओवरऑल इसको मिला के करोगे, मैं तो चलो 50 मार्क्स ले रही हूँ, लेकिन कभी कभी ये 60 मार्क्स का भी एग्ज़ाम हो जाता है इतना सा करने पर भी। तो जिन्हें सिर्फ पास होना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, काम बन जाए बस इतना, तो आप लोग इतना करके जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अब कुछ अलग से बात कर लेते हैं। इतना तो आपको करना है, इसके बाद आपको ना वॉर करना है। ठीक है, सारे फ्रेंच करके जाओ और रशियन, इनको तो अच्छे से करके जाना, स्किप मत करो। फ्रेंच तो ज़्यादातर फोकस करो, फ्रेंच ज़्यादातर इनका ऑल टाइम फेवरेट है। बाई टाइम से कोल्ड वॉर नहीं पूछे, चांसेस ऐसे कि C2 आपसे पूछ ले, कोल्ड वॉर आपको करके जाना है, करना ही करना है, कोई वो नहीं है कि नहीं करके जाना है। ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको न्यूक्लियर आर्म रेस करके जाना है, और अभी राइवलरी वाला मैंने आपको बताया वो करके जाना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये समझ लो, ये मैं 40 मार्क्स काउंट कर रही हूँ और ये मैं आपका 20 मार्क्स काउंट कर रही हूँ। तो देख लो, ये तो मैंने 60 बना दिया, आपको सिर्फ 100 मार्क्स का एग्ज़ाम करके आना है। इतने टॉपिक्स कर लो, सफिशिएंट होगा। अब इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो टॉपिक्स अच्छे नहीं लग रहे होंगे कि समझ नहीं आ रहा होगा करना है या नहीं करना है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, तब आप लोग ये टॉपिक करके जाओ। आपका स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बट कोई नहीं, चेकआउट कर लेना। आपके इकोनॉमिज्म आपको पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कमर्शियल कैपिटलिज्म, ये सब रीड करके जा सकते हो। नेक्स्ट आप चाहो तो ब्यूरोक्रेसी और आपका कैपिटलिज्म। ठीक है, वही आपका सोशल से कैसे उसको पढ़ के जाना, ये आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। इतनी चीज़ें कर लेंगे बहुत है, वैसे इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, टाइम बहुत ही कम बचा है। ऊपर वाले तो ये करना ही करना है, इससे सफिशिएंट होगा। इसमें से भी कम करना है वो आपके ऊपर है, कितना आपको करना है क्या नहीं करना। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन में ये भी मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, तो ये आप पढ़ कर जाइए। और एक और है ट्रांजिशन, जो है आपका फ्यूडलिज्म, सामंतवाद से कैसे कैपिटलिज्म पे गए, पूंजीवाद पे, वो आपको बताना है। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, नीचे जो 5 टॉपिक है ये भी आएंगे ही आएंगे। आपको कोई भी 5 करना है, अब आपके ऊपर है कौन सा पढ़ के जाना है कौन सा नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। बाकी आगे जितने भी दिसंबर के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हो, डिटेल में सब कुछ करना है, तो उन सभी के लिए ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कहीं पे नोट कर लो। ये दिसंबर एग्ज़ाम के लिए भी मैं ये टॉपिक्स बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी अभी से नोट कर लीजिए ताकि अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करें। तो ये ऑलरेडी सेट हो कि आपको ये करना ही करना है।
बाकी जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा जून 2023 का, क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहीं डिस्कस कराऊंगी ऑन टाइम उसी डेट पर। तो सब मेरे चैनल पे बने रहो कि इस बार एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, वो सब कुछ आपको मेरे चैनल पे ऑन टाइम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया पेड क्लासेस से रिगार्डिंग, इस नंबर पे आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप सिर्फ इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कोई कॉल नहीं करेंगे। डिटेल में पढ़ना है सब कुछ यहाँ पे वही प्रोवाइड होगा। यूट्यूब पे मैं जितना कर सकती थी मैंने आपकी अपनी तरफ से हेल्प करी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सारी फर्स्ट वाले सेकंड में ही जाएंगे ऑब्वियस सी बात है, तो आपके लिए भी सेकंड ईयर की भी सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कौन सा सब्जेक्ट लेना है कौन सा नहीं सब कुछ डिस्कस कर रखा है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जितने भी स्टूडेंट मेरे बैच वाले स्टूडेंट यहाँ वीडियोस देख रहे हैं, जितने मेरे यूट्यूब पर हैं, तो आशा करती हूँ मेरी छोटी सी वीडियोस के क्लास के थ्रू आपकी मैं कुछ हेल्प कर पा रही होंगी। आप सभी बस मैं यही सजेशन करूँगी, मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो करेंगे तो अच्छा स्कोर आप सभी करके जाएंगे। बाकी इतना भी करके जाएंगे ना तो 80+ आप इजीली से कर पाएंगे अगर आपने मेरी इन चीज़ों को फॉलो किया। बाकी एग्ज़ाम देने के बाद इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी का रिस्पॉन्स जो भी रहा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।